हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में 2014 का हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले जो साल में एक क्वेश्चन आया हुआ है वो ज़्यादा चांस होता है आपके एग्ज़ाम में आने का। इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबको आप लोग याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। ए सोना का, बी चांदी का, सी लोहा का और डी तांबा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लोहा का। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी उस समय तक लोहा प्राप्त इन्हें नहीं था। सोना और चांदी के ये आभूषण पहले से यूज करते आ रहे थे और तांबा का भी प्रयोग ये लोग कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन देखते हैं। ए लौह युग की, बी कांस्य युग की, सी ए और बी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग या ताम्रपाषाण युग की मानी जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लोहा ज्ञात नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी हड़प्पा सभ्यता में, इसलिए लौह युग होगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन देखते हैं। ए इत्सिंग, बी फाहियान, सी हेनसांग और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फाहियान। चीनी यात्री फाहियान जो था वो गुप्त काल में आया था। सबसे पहले कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? वो भी फाहियान था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। वहीं हेनसांग हर्षवर्धन के काल में आया था और इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। इंडिका के लेखक कौन हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अल्बिरूनी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। उस समय पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे उस समय मौर्य वंश का शासनकाल चल रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य राजा था। तो यहाँ के शासन और प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। अशोक किस वंश का शासक था? ऑप्शन देखते हैं। ए नंद वंश का, बी मौर्य वंश का, सी गुप्त वंश का और डी चोल वंश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अशोक मौर्य वंश का शासक था। आप लोग जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में की हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखते हैं। ए 16, बी 18, सी 19 और डी 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 18। पुराणों की संख्या कितनी थी? टोटल 18 थी। पुराणों का मतलब होता है पुराना या अतीत। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन देखते हैं। ए संस्कृत में, बी पाली में, सी प्राकृत में और डी हिंदी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए संस्कृत में। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। महाभारत एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि महाभारत की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देखते हैं। ए हिंदू धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से और डी जैन धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। श्वेतांबर साधु अक्सर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वही दिगंबर साधु जो होते हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है किससे? जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी शैव धर्म से और डी वैष्णव धर्म से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। जहाँ पे अब देख लेते हैं पिटक का मतलब क्या होता है। पिटक का मतलब टोकरी होता है। त्रिपिटक 3 साहित्यों से मिलकर बना है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन पिटकों में, इन साहित्यों में महात्मा बुद्ध की सारी जो उपदेशें हैं उनको संग्रहित करके रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन देखते हैं। ए मोहम्मद गोरी, बी महमूद गजनी, सी बाबर और डी इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महमूद गजनी या गजनवी के साथ यह भारत आया था। अलबिरूनी जो था वो ख्वारिज्म का रहने वाला था। महमूद गजनी एक बार ख्वारिज्म पर आक्रमण करता है, वहाँ पे कुछ युद्धबंदियों को वो अपने यहाँ यानी गजनी लाता है और उसके बाद अलबिरूनी महमूद गजनवी के लिए काम करने लगता है। जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करता है तो उसके साथ साथ अलबिरूनी भारत भी आता है। अलबिरूनी भारत आने के बाद संस्कृत को सीखता है और यहाँ पे उसने एक किताब लिखा था जिसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि अलबिरूनी ने जो किताब लिखा था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। इब्ने बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन देखते हैं। ए फारसी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी और डी अरबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अरबी, यानी कि इब्ने बतूता ने अपना यात्रा विवरण अरबी में लिखा था। अब इब्ने बतूता के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक था उसका नाम क्या था? रिहला, और रिहला अरबी में लिखा गया था। इसको अच्छे से याद कीजिएगा लोग, ये भी क्वेश्चन आते रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? ऑप्शन देखते हैं। ए बलबन, बी मोहम्मद तुगलक, सी बाबर और डी अकबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अचानक चेंज कर दी थी। दौलताबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? ऑप्शन देखते हैं। ए कबीर, बी नानक, सी रैदास और डी मीरा। तो राइट आंसर होगा तलवंडी गुरु नानक का जन्म स्थान था। तलवंडी फिलहाल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? ए निकोलस कोंटी, बी जी.एस. लिविदेव और सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जी.एस. लिविदेव रूस में भारत विद्या के जनक कहे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ए मौर्य, बी गुप्त, सी बहमनी और डी विजयनगर साम्राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है क्योंकि उस समय विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी। उस समय उसका नाम पंपा हुआ करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन देखते हैं। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक और क्वेश्चन बनता है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था या किस शासक ने तंबाकू का सेवन करना शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन देखते हैं। ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 5। आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है और अकबरनामा किसने लिखा था? आप सब लोग जानते होंगे, अबू फजल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। दीन इलाही संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं। ए बाबर से, बी हुमायूं से, सी अकबर से और डी जहांगीर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अकबर से। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में की थी।
इलाही धर्म की खासियत ये थी कि इसमें सभी धर्मों की जो अच्छी बातें थी उनको संग्रहित करके ये धर्म को आगे बढ़ाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था? ऑप्शन देखते हैं। ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी औरंगजेब। आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था? औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अकबरनामा की रचना किसने की है? ऑप्शन देखते हैं। ए अमीर खुसरो, बी अलबिरूनी, सी इब्ने बतूता और डी अबुल फजल। राइट आंसर हो जाएगा डी अबुल फजल। अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने। जैसे कि आप सब जानते हैं अकबरनामा 3 पार्ट में विभक्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ए 1509 में, बी 1526 में, सी 1556 में, डी 1761 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का हार होता है और बाबर एक नया राजवंश यानी मुगल वंश की स्थापना भारत में कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। दामिन इकोह क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए भूभाग, बी उपाधि, सी तलवार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए दामिन इकोह एक भूभाग है, यानी जमीन का एक खंड है। यहाँ पे 1820 या 25-30 के आसपास संथालों को ला करके बसाया गया था और ये राजमहल की पहाड़ियों के तलहट्टी में ये लोग बसे हुए थे, जिसका नाम था दामिन इकोह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है किससे? ऑप्शन देखते हैं। ए वारेन हेस्टिंग्स से, बी लिट्टन से, सी रिपन से और डी कर्नवालिस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी कर्नवालिस से। अस्थाई बंदोबस्ती किससे संबंधित है? कर्नवालिस से। कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती बंगाल में लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्ती को इस्सतमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? ऑप्शन देखते हैं। ए 1509, बी 1510, सी 1512 और डी 1515। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1510। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए 1905 में, बी 1906 में, सी 1911 में और डी 1914 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। इसके विरोध में भारत में बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।